नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। पत्रा चौल घोटाला मामला, संजय राउत को नहीं मिली कोई राहत। ईडी की तहवील में तौसीक की गई है। 8 अगस्त तक संजय राउत को ईडी की तहवील में दिया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर पत्रा चौल घोटाला मामले के ताल्लुक से, जिसमें शिवसेना लीडर संजय राउत को राहत नहीं मिली है। ईडी की तहवील में 8 अगस्त तक के लिए तौसीक कर दी गई है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, संजय राउत को राहत नहीं मिली है, तफसीलात। देखिए, संजय राउत केस की सुनवाई हुई तो जज ने संजय राउत से पूछा आपको कोई दिक्कत है। तो संजय राउत ने कहा जहां कस्टडी में रखा गया वहां वेंटिलेशन नहीं है। जज ने ईडी से पूछा कि इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। संजय राउत ने पंखे की मांग की। ईडी ने कोर्ट में माफी मांगी और कहा कि हम उनको एसी में रखकर संजय राउत झूठ बोल रहे हैं। ईडी ने वेंटिलेशन वाला रूम भी उपलब्ध कराने की बात कही और ईडी ने यह भी कहा कि इनके और परिवार के अकाउंट में 1 करोड़ 6 लाख कैसे आए और विदेश दौरों पर कितना खर्चा किया, इसकी जांच जो है हमें करनी है। उसके बाद ईडी ने जो है ये भी आरोप लगाया कि हमें कुछ दस्तावेज में इसमें कई खुलासे हुए, इसमें मनी ट्रेल की जानकारी मिली है जो कि कई लोगों को दी गई है, वो भी कैश में। जांच के दौरान हमें ये भी पता चला है कि प्रोसीडर्स ऑफ क्राइम में 1.17 करोड़ और आए हैं। इसके पहले हमने 1.06 करोड़ की जानकारी मिली थी। रिमांड में ईडी ने उन तमाम लोगों के नाम भी लिखे जिन्हें पैसे दिए गए। डॉक्यूमेंट में जो जानकारी मिली उसे भी कोर्ट के सामने दिखाया गया और उसमें ईडी ने ये कहा कि हमने बैंक अकाउंट की जांच की, इसमें हमें कुछ ट्रांजेक्शन जानकारी मिली है जो कि अनरिलेटेड लोगों को भेजी गई है, वो भी आरोपी यानी संजय राउत की पत्नी के अकाउंट थे। और संजय राउत इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं कि जिनके पैसे गए हैं या आए हैं उन्हें सम्मन देकर पूछताछ के हमने बुलाया है। इसीलिए ईडी ने जो है 10 तारीख तक जो है रिमांड की मांग की थी। ईडी ने ये कहा कि हमें पता चला कि संजय राउत को हर महीने में प्रवीण राउत द्वारा एक निश्चित रकम दी जाती थी और प्रवीण राउत से मिले पैसों से अलीबाग में जमीन खरीदी गई। ये ईडी का दावा था और एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर किए गए, ऐसी हमारे पास जानकारी है। इससे हमें 10 तारीख तक जो है कस्टडी दी जाए। सारी बातों को जज ने सुना और एक महत्वपूर्ण चीज और ईडी ने कही कि 5 से 8 अगस्त के बीच में कई लोगों को सम्मन कर इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिससे हमें और भी अहम जानकारियां जो इस पूरे मामले में हासिल करनी है। वही संजय राउत के वकील ने कहा कि ईडी की कस्टडी का हम विरोध करते हैं और कहा कस्टडी देने की कोई बात नहीं है, मेरी कोर्ट से गुजारिश है कस्टडी आगे न बढ़ाई जाए। इसमें नया आरोप कुछ नहीं, जिस अलीबाग की जमीन की बात कर रहे हैं उसकी जांच भी जो है पहले हो चुकी है। और ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में ये भी बताया था कि मामले में जांच के लिए हमने कई लोगों को सम्मन भेजा, साथ ही आरोपी और अन्य आरोपी और जिनका बयान लेना, इन सभी को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हमें करनी है, इसलिए हमें कस्टडी दी जाए। इन सारी बातों को सुनते हुए जो है यहाँ पे अदालत ने 8 तारीख तक ईडी कस्टडी में संजय राउत को भेज दिया है। जी अमित, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथी अमित राय जो कि बता रहे थे तमाम तर तफसीलात। आपको बता दें कि पत्रा चावल घोटाला मामला, जिसमें संजय राउत की जो ईडी की कस्टडी है उसको बढ़ा दिया गया है 8 अगस्त तक के लिए, उसमें तौसीक की गई है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये तय करें कि मुल्क का झंडा तिरंगा है या जाफरानी। जिन लोगों ने मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया उन्हें अपनी वफादारी दिखाने का शौक हो रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मेरे साथ AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, तिरंगे को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। जो विपक्ष है वो एकजुट होता नहीं दिख रहा और ये बयान भी सामने आया है कि अगर तिरंगे यात्रा में शामिल नहीं होते हैं या नहीं लगाते तो उससे कोई कानून नहीं है, वफादारी जो है वो तिरंगा लगाने से बयान नहीं हो जाएगी। क्योंकि आज़ादी के 75 साल हम लोग मना रहे हैं। अब जाहिर है जो लोग जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए तो उनको ज़्यादा अपनी वफादारी, अपनी मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, मगर जिन्होंने अपना सब कुछ बहाया, खून पसीना बहाया और इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हम सब ने हिस्सा अदा किया, तो जाहिर है अब ये आपकी बात सही है कि वफादारी का पैमाना ये नहीं हो सकता। वफादारी का पैमाना यह है कि जो सत्ता में है, जो सरकार में है, वो भारत को कैसे मजबूत कर रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं, कैसे हमारी सरजमीन पर चीन की फ़ौज 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर बैठी है, नौजवानों का मुखद्दर बेरोज़गारी बन चुका है। तो ठीक है, 75 साल का प्रोग्राम है, तो तिरंगे की जब बात हो रही है तो ठीक है,
तिरंगे पे फख्र करना चाहिए, कोई उसमें। सरकार का जो ये अभियान है हर घर तिरंगा, तो क्या आप भी अपने घर में तिरंगा फहराएंगे और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तिरंगा तो हम लोग रोज हमारे घर पे रहता है, हर घर पे रहता है, मगर हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से जानना चाहेंगे कि वो ये कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन रहा है, तो क्या ये बात सच नहीं है कि आरएसएस की जो तर्जुमानी करता है, जिसको माउथपीस अंग्रेजी में कहते हैं, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने 1947 में 17 अगस्त 1947 के अपने ऑर्गेनाइजर वीकली ने कहा था कि इस देश का झंडा तिरंगा नहीं बल्कि भगवा होना चाहिए। और फिर उसके बाद इसी ऑर्गेनाइजर के मैगजीन में सितंबर 14 1947 के उन्हीं के ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा था कि क्योंकि हमने तिरंगे को अपनाया है, तो ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा कि उसमें 3 रंग है, वो खुद अशुभ है, ईवल है। तो प्रधानमंत्री को इस बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि 1930 में जब हम लोगों ने उस वक्त एक तिरंगा बनाया गया था, तो उस वक्त तारीख में आता है कि जो आरएसएस के उस वक्त के सरसंघचालक थे, उन्होंने लोगों से कहा कि नहीं, आप लोग उसका साथ मत दीजिए, बल्कि आप लोग भगवा झंडा लेकर उसको चलिए। देश में महंगाई जो है वो चरम पर है, लेकिन सरकार के नेता कहते हैं कि महंगाई तो कहीं नहीं है, तो ऐसे बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमने पार्लियामेंट में जो हमको मौका मिला था तकरीर करने का, उसमें हमने डेटा दिया है। अब महंगाई का डेटा खुद सरकार के पास भी मौजूद है। उन्हीं के डेटा से अगर हम बोलेंगे तो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस का सिलेंडर मिलता है, 2015 में जो उसकी कीमत थी, आज डबल हो चुकी है। तो ये क्या महंगाई नहीं है? दूसरी बात यह है कि होलसेल एंड रिटेल प्राइस इंफॉर्मेशन का डेटा है, जो ये कहता है कि मार्च 2012 और मार्च 2022 को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ ग्रोसरीज है वो 68% में इजाफा हुआ है। तो क्या महंगाई नहीं है? तीसरी बात यह है कि एक मजदूर को जो तनख्वाह मिलती थी 2015 से 2022 में, उसमें सिर्फ 22% इजाफा हुआ है, मगर प्राइस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स में 50% इजाफा हुआ है। तो क्या ये महंगाई नहीं है? चौथी बात यह है कि आज आप देखते हैं कि जो एनएसओ का पीएलएफएस सर्वे है 2019-20 का 20 कहता है कि खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आमदनी में इजाफा भी नहीं हुआ, और जो 42% काम करते थे वो 45% काम कर रहे थे। तो क्यों? इसलिए करें कि महंगाई है वहां पर और उनको काम करना है। और सबसे तकलीफदेह बात यह है, जो चौंका देगी भारत की जनता को, एक सेबी का सर्वे 2015 का, जिसमें कहा गया कि 95% जो इंडियंस हैं वो अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट डालते हैं। अब आपने क्या किया, उसको उनको हर साल में 3.5% नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपकी सरकार की वजह से हो रहा है। तो 1% इंटरेस्ट में इजाफा हो गया, तो जो लोग घर और गाड़ी लिए, क्या उनका महंगाई या उनके खर्चे नहीं बढ़ रहे हैं? तो ये सब मिसालें हैं जिससे सरकार ने इसको कंट्रोल नहीं किया। और अफसोस की बात यह है कि 31 पैसे के लिए किसान को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनओसी नहीं देता है, और वहीं पर इसी सरकार ने 1,45,240 करोड़ रुपए डिफॉल्टर्स के राइट ऑफ कर दिए, बैड डेट कहकर। तो ये इनकी नाकामी है। आपने इस देश की मईशियत को, इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। जो लगातार जीएसटी हर चीज पर लागू हो रही है, चाहे वो डेली प्रोडक्ट्स की बात की जाए, वो भी बढ़ती जा रही है, और फिर ये कहा जा रहा है महंगाई कहीं नहीं है। नहीं, जीएसटी की वजह से ही आप यूनिलीवर के सीईओ का स्टेटमेंट देख लीजिए, जो आपके चैनल पर एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आटा, बिस्किट, टूथपेस्ट लोग कम खरीद रहे हैं, और उन्होंने कहा कि 7% ड्रॉप इन सेल्स हुआ है। और जो बच्चे स्कूल को जाकर पढ़ते हैं, जिनके किताबें, टेक्स्ट बुक्स, पेन, पेंसिल, 18% जीएसटी आपने उस पर लगा दिया। अब बताइए, ये महंगाई नहीं है तो क्या है फिर?
एएमयू में सनातन धर्म की जो पढ़ाई है उसका पास हो गया कि वो होगी, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर ऐसा कर रही है तो मुझे डिटेल मालूम करना पड़ेगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मगर एक इदारा है, एक यूनिवर्सिटी है, उसमें हर सोच को, हर चीज को पढ़ने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इसको मत पढ़ाओ, उसको ये पढ़ाओ, तो फिर ये गलत हो जाएगा। भाई इंसान का जहन जो है हर चीज को इल्म हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी जाता है। आप ये बोले नहीं ये मत पढ़ो वो पढ़ो, तो ये क्यों, ये तो गलत होगा अगर ऐसा हो रहा है तो। मगर एएमयू के ताल्लुक से कोई, मैंने कहीं न्यूज में पढ़ा कि कोई 18-19 कोई लोग लेटर लिख कर दिए कि एएमयू से जो शोबे इस्लामिक स्टडीज है उसमें ये आलिम का मत पढ़ाइए, फलां शख्स का मत पढ़ाइए। भाई आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं पढ़ने नहीं पढ़ाने वाले? भाई इल्म तो सबको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई बुरी चीज पढ़कर बुरा अमल करता है तो वो बुरा है, मगर इल्म हासिल तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम डिबेट करेंगे, तभी तो हम कहेंगे नहीं अच्छा है गलत है, आप नहीं पढ़ना, ये क्या बात है। एक अंतिम सवाल करना चाहूंगी कि विपक्ष पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि तिरंगे पर राजनीति हो रही है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, राजनीति क्या हो रही है? 75 साल की आजादी मना रहे हैं, मगर हम प्रधानमंत्री से भी जानना चाहेंगे कि जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया उनको भी तो याद करिए आप, उन मुस्लिम उलमाओं को जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह, ये सब जो माल्टा की जेल में रेशनुरवाल तहरीक में जेलों में थे, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की जो अंग्रेज उनके पीछे पड़े तो मुल्क छोड़कर उनको बाहर जाना पड़ा, तो इनकी कुर्बानियों को भी याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बताएंगे नहीं, ये भाई इस देश की आजादी में सबने हिस्सा लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप ओवैसी साहब को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि देश की आज़ादी में जिस तरीके से सबका हाथ था उसको साफ रखना होगा। और रही बात अगर महंगाई की बात करें तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उसको नकारा नहीं जा सकता है। देश की जो जनता है वो परेशान है। तो कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।